हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस क्लासेस। आज हम सॉल्व करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 2025 का क्वेश्चन पेपर सेट ए। हमने पार्ट 1 में 1 से लेके 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब इसमें 26 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar regions। फर्स्ट स्टेटमेंट में इसमें बताया गया है कि एटमॉस्फेरिक डस्ट के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करता है और सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन्स में हायर कंसंट्रेशन की पॉसिबिलिटी बताता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट है, क्योंकि ड्राई रीजन्स स्पेशली सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स के डिजर्ट्स एरियाज डस्ट के मेजर सोर्सेस होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सब ट्रॉपिकल्स एंड टेम्परेट एरियाज हैज लेस ड्राई विंड्स। सेकंड स्टेटमेंट जो है उसमें कहा गया है कि सब ट्रॉपिकल्स और टेम्परेट रीजन्स में लेस ड्राई विंड्स होती हैं। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन जनवरी इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटरवर्ड while crossing the land masses and poleward while crossing the oceans। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें 27 में फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें बता रहा है कि जनवरी में जब आइसोथर्म्स लैंड मासेस को क्रॉस करती हैं तो वो इक्वेटर की तरफ बेंड करती हैं और ओशियंस को क्रॉस करने के टाइम पे पोल की तरफ बेंड करती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि लैंड जनवरीज में ज़्यादा कूल हो जाती है, इसलिए सामने टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन को लैंड के ऊपर लोअर लैटिट्यूड पे जाना पड़ता है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन जनवरी द एयर्स ओवर द ओशियंस इज वार्मर देन द ओवर लैंड मासेस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। सेकंड स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि जनवरी में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ओशियन के ऊपर की एयर लैंड के ऊपर की एयर से वार्मर होती है। ये करेक्ट है, क्योंकि लैंड की हीटिंग या फिर कूलिंग फास्ट होती है और ओशियन की स्लोली होती है। सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ करेक्ट हैं। ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ वाटर ऑन रॉक chalk is non chalk is known as very permeable rock, whereas clay is known as quick and impermeable or least permeable rock। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया गया इसमें, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि चौक को हाईली परमेबल रॉक और क्ले को लो परमेबल रॉक कहा गया है, और ये करेक्ट है, क्योंकि चौक में इंटरकनेक्टेड पोर्स होने की वजह से वाटर रिलेटिवली इजीली पास हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, chalk is porous and hence can absorb water। सेकंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है इसमें chalk porous है इसलिए वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। ये करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि chalk में पोर्स होते हैं, इजिली वाटर एंटर या फिर स्टोर कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, क्ले इज नॉट ऑल एट पोरस। इसमें बताया गया है क्ले इज नॉट ऑल एट पोरस, यही ट्रैप है। क्ले पोरस होती है लेकिन उसके पोर्स बहुत टिनी होते हैं, इसलिए क्ले पोरस है बट पुअरली परमिएबल है। स्टेटमेंट थर्ड जो है इसमें नॉट एट ऑल पोरस, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें टिनी होल्स होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, इसकी वजह से थर्ड स्टेटमेंट जो है इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
ऑप्शन ए में क्या बताया गया, बोथ फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, मतलब ऑप्शन बी क्या है, बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। इनमें से दोनों नहीं करेक्ट हैं। जिसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट था एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट था। ऑप्शन सी इसका क्या है, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट दैट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फर्स्ट। ये भी नहीं है इसका, नाइदर स्टेटमेंट सेकंड एंड नॉट स्टेटमेंट थर्ड। इसमें 28 में कोई करेक्ट ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। ऑप्शन ए भी नहीं करेक्ट है, ऑप्शन बी भी नहीं करेक्ट है, ऑप्शन सी भी नहीं करेक्ट है, ऑप्शन डी भी नहीं करेक्ट है। यहाँ पे कुछ मिसमैच हुआ है। इसका फाइनल आंसर होगा बोथ करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट बट आज में बेसिक रिवॉर्डिंग की थर्ड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इसी की वजह से इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, without the atmosphere temperatures would be well below freezing point everywhere on the earth's surface। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है विदाउट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर एवरीवेयर फ्रीजिंग पॉइंट बिलो होता है, मतलब बिना एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर हर जगह फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। कंसेप्चुअली एटमॉस्फेयर के एब्सेंस में अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर बहुत लो होता है। वो स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हीट एब्जॉर्ब्स एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स अवर प्लैनेट एवरेज टेम्परेचर। सेकंड स्टेटमेंट बताया गया है कि एटमॉस्फेयर जो हीट एब्जॉर्ब और ट्रैप करता है वो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये नेचुरली इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का बेसिक मैकेनिज्म है। जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका ये भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एटमॉस्फेयर gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing and trapping radiation। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया कि एटमॉस्फेयर की गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करने में इफेक्टिव होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। CO2 इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करती हैं। इसका थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा करेक्ट है। राष्ट्रीय कुल मिशन के ऑब्जेक्टिव्स कुछ दिए गए हैं, कुछ बेनिफिशियरीज टेस्ट कर रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का फोकस इंडिजीनियस बोवीन ब्रीड्स यानी इंडिजीनियस कैटल और बफेलोस ब्रीड्स की डेवलपमेंट, कंजर्वेशन एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट पर है। इसका रूरल लिवलीहुड से भी कनेक्शन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द upliftment of rural poor as majority of low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless laborers। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि रूरल पुअर के अपलिफ्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लो प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियस एनिमल्स का लार्ज शेयर स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स के पास है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर इंडिजीनियस लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, स्मॉल फार्मर्स और लाइव स्टॉक डिपेंडेंट
रूरल हाउस होल्ड की इनकम इम्प्रूव हो सकती है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसका? इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजीनियस कैटल एंड buffaloes rearing and conservation in a scientific and holistic manner। सेकंड स्टेटमेंट बताया गया है कि गोकुल राष्ट्रीय गोकुल मिशन का इंडिजीनियस कैटल और buffaloes रियरिंग और कंजर्वेशन को साइंटिफिक और हॉलिस्टिक मैनर्स में प्रमोट करने के लिए इनिशिएट किया गया था। जो स्टेटमेंट सेकंड है ये भी करेक्ट हो जाएगा। मिशन का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इंडिजीनियस बोविन ब्रीड्स की डेवलपमेंट प्लस कंजर्वेशन प्लस जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्लस प्रोडक्टिविटी इज इनहेंस है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका? Studies indicate that the carbon dioxide emissions from the cement industries accounts for more than 5% of global carbon emissions। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया गया है? इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि सीमेंट इंडस्ट्रीज की CO2 एमिशंस ग्लोबल कार्बन एमिशंस का 5% से ज़्यादा अकाउंट करती है। ये करेक्ट है। सीमेंट प्रोडक्शन का ग्लोबल CO2 एमिशंस में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसका? सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन्स व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बताया गया है कि सिलिका बियरिंग क्ले को लाइमस्टोन्स के साथ मिक्स किया जाता है। सीमेंट के रॉ मटेरियल्स प्रिपरेशन में लाइमस्टोन के साथ क्ले एंड अदर मटेरियल्स का भी यूज होता है। सेकंड स्टेटमेंट जो है इसका ये भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसका? Limestone is converted into the lime during clinker productions for the cement manufacturing। थर्ड स्टेटमेंट में इसमें क्या बताया गया है? क्लिंकर प्रोडक्शन के दौरान मतलब क्लिंकर प्रोडक्शन के टाइम पे लाइमस्टोन लाइम में कन्वर्ट होता है। CaCO2 is converted CaO plus CO2। इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। यहाँ पे बताया गया है लाइमस्टोन से लाइम मतलब CaO बनता है और प्लस CO2 रिलीज भी हो जाती है। इसका थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसको फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट फर्स्ट को, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट second and statement third are correct, but only is one of them explains statement first। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एट द 28th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28, India's refrained from signing the declarations on climate and health। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें बताया गया है इंडिया ने COP28 में डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ साइन नहीं किया। फर्स्ट स्टेटमेंट वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द COP28 declaration on climate and health is a binding declaration and if signed it becomes mandatory to decarbonize health sector। सेकंड स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि डिक्लेरेशन बाइंडिंग है और साइन करने पर हेल्थ सेक्टर को डिकार्बोनाइज करना मैंडेटरी हो जाता है।
ये स्टेटमेंट जो है इसका गलत है। डिक्लेरेशन लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं थी, यानी साइन करने से ऐसा लीगली मैंडेटरी ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता था। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसका, इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज decarbonized, the resilience of its healthcare systems may be compromised। थर्ड स्टेटमेंट बताया जा रहा है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि अगर इंडिया के हेल्थ सेक्टर में डिकार्बोनाइज किया जाता है तो हेल्थ केयर सिस्टम की रिजिलेंस कंप्रोमाइज हो सकती है। इसका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी लार्ज पॉपुलेशन को सर्व करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। स्ट्रिक्ट डिकार्बोनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर कैपेसिटी और एक्सपेंसेस पर प्रेशर डाल सकती है। इसका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। फर्स्ट सेकंड सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बोथ second and third statement are correct, both of them explain statement first। option B, second and third statement are correct but only one explains। C वाले में क्या है, only one of them second and third are correct that explains the, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। बट अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आंसर की का करेक्ट ऑप्शन सी बता रहा है। तो शायद इसका जो सेकंड है वो बाइंडिंग नहीं, थर्ड हेल्थ केयर रेजिलेंस कंसर्न सही है, इसलिए इसका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब एक बार हम COP 28 के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। COP 28 क्लाइमेट एंड हेल्थ डिक्लेरेशन। COP 28 दुबई UAE में 2023 में हुआ था। क्लाइमेट चेंज का हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, हीट स्ट्रेस डिसीजेस एयर पॉल्यूशन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। डिक्लेरेशन का पर्पस क्लाइमेट ऑप्शन तो हेल्थ कंसिडरेशन के साथ इंटीग्रेट करना था इसका। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट ए शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशंस एंड एक्सिस। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, साइंटिफिक स्टडीज इंडिकेट करती हैं कि अर्थ का रोटेशन और एक्सिस में चेंजेस या फिर शिफ्ट हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो इसका है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएशन कोरोनल मास इंजेक्शन bombarded the Earth's outermost atmospheres with tremendous amount of energy। सेकंड स्टेटमेंट बताया गया है कि सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन CMES सन से इनॉर्मस एनर्जी पार्टिकल रिलीज करते हैं कि अर्थ एटमॉस्फेयर को स्ट्रांगली अफेक्ट कर सकते हैं। जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेटमेंट। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, करेक्ट तो है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सोलर फ्लेयर्स को अर्थ के एटमॉस्फेयर पर इफेक्ट होना अलग बात है, अर्थ की एक्सिस रोटेशन शिफ्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका।
थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसका? एज द अर्थ्स पोलर आइस मेल्ट द वाटर ट्रेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। इसमें थर्ड स्टेटमेंट में क्या बताया गया है? पोलर आइस मेल्ट होने पर वाटर फोर्स से लोअर लैटिट्यूड या फिर इक्वेटोरियल रीजन की तरफ रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी अर्थ मासेस डिस्ट्रीब्यूट चेंज होता है। इस रिडिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ रोटेशन पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगा। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि वो एक्सिस की तरफ रोटेशन कर रहा है तो उससे वो रिलेटेड है। इसके ऑप्शन देखते हैं। सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट जो तीनों करेक्ट हैं, बट थर्ड जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। Both statement second and third are correct, but only is one of them explains statement first. Question number 34. Consider the following statement. First statement क्या है? Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change is frequently discussed in global discussion on sustainable development and climate change. इसमें आर्टिकल 6 के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया है कि आर्टिकल 6 क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कशंस में फ्रिक्वेंटली डिस्कस होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसको करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं? आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट। इसमें बता रहे हैं कि आर्टिकल 6 कार्बन मार्केट मैकेनिज्म का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये सही है। कंट्री ये अपने एमिशंस रिडक्शंस को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के थ्रू ट्रांसफर या ट्रेड कर सकती हैं प्रेस्क्राइब्ड रूल्स के अंदर। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसका? आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंजेस intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate target। इसमें थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है कि आर्टिकल 6 में नॉन मार्केट अप्रोचेस का भी प्रोविजंस है, यानी क्लाइमेट टारगेट्स अचीव करने के लिए कंट्रीज सिर्फ कार्बन ट्रेडिंग पर डिपेंडेंट नहीं है, कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एक्सेट्रा जैसे नॉन मार्केट अप्रोचेस भी हो सकते हैं। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। इसका सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट किसको एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है इसमें। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए में है बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फर्स्ट। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35. Which of the following launched the Nature Solutions Finance Hub for Asia and the Pacific? थर्ड स्टेटमेंट जो इसमें 35 क्वेश्चन है इसमें नेचर सॉल्यूशंस एंड फाइनेंस हब से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का मतलब है नेचर इकोसिस्टम्स का यूज करके इन्वायरमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट में है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। इसका करेक्ट ऑप्शन है एडीबी। एडीबी ने नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक को लॉन्च किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36. With reference to direct air capture and immersing technology, which of the following statements are correct? इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा करेक्ट है डायरेक्ट एयर कैप्चर से रिलेटेड। डायरेक्ट एयर कैप्चर क्या है? डायरेक्ट एयर कैप्चर एटमॉस्फेयर की एयर से डायरेक्टली CO2 कैप्चर करना है। नॉर्मल कार्बन
नॉर्मल कार्बन कैप्चर में CO2 को यूजुअली इंडस्ट्रियल एमिशन सोर्स पर कैप्चर किया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका क्या है? इट कैन बी यूज्ड एज ए वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है कि DAC मतलब डायरेक्ट एयर कैप्चर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए यूज हो सकती है। स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका एटमॉस्फेयर से CO2 कैप्चर करके इसको लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल स्टोरेज में स्टोर किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है और इससे एटमॉस्फेयर को CO2 रिमूव करने में हेल्प मिलती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसका? इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग। सेकंड स्टेटमेंट बताया गया कि कैप्चर CO2 को कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए भी। सेकंड स्टेटमेंट इसका जो है वो भी करेक्ट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इन एविएशन इट कैन बी सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग with hydrogens to create synthetic low carbon fuel। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है कि एविएशन के कॉन्टेक्स्ट में कैप्चर CO2 के को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल बनाने में कार्बन सोर्स के रूप में यूज किया जाता है इसको। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कैप्चर CO2 प्लस हाइड्रोजन को सिंथेटिक फ्यूल बना सकते हैं, दोनों को मिक्स करके। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 रिगार्डिंग पिकॉक तरंतुला गुटीज तरंतुला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें पिकॉक तरंतुला या फिर गुटी तरंतुला से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए और पूछा है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज एन ऑमनिवोरस क्रस्टेशियन। ये बताया गया है कि ये ऑमनिवोरस क्रस्टेशियन है। ये स्टेटमेंट गलत है। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया। सेकंड स्टेटमेंट बताया गया कि इंडिया में इसका नेचुरल हैबिटेट सिर्फ कुछ फॉरेस्ट एरिया तक लिमिटेड है। सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन आर्बोरियल स्पीसीज। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया कि नेचुरल हैबिटेट में या फिर आर्बोरियल स्पीसीज हैं। आर्बोरियल मतलब ट्रीज पर रहने वाली। ये ट्रीज कैविटीज या फिर क्रिविसीज में रह सकती हैं। इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कार्बन डाइऑक्साइड emissions in India are less than 0.t CO2 कैपिटा। इसमें बताया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि इंडिया में CO2 एमिशन 0.5 टन पर कैपिटा से कम है। ये गलत है। इंडिया के पर कैपिटा CO2 एमिशन 0.5 टन से काफी ज्यादा है, इसलिए स्टेटमेंट में बहुत लो फिगर दिया है, इसमें काफी कम बताया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इन टर्म्स ऑफ CO2 emissions from fuels combustion India ranks second in Asia Pacific region। सेकंड स्टेटमेंट बताया गया है कि फ्यूल कंबशन से CO2 emissions के टर्म में इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में सेकंड रैंक पर है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एशिया पैसिफिक में चाइना के बाद इंडिया फ्यूल कंबशन से CO2 एमिशंस के टर्म में सेकंड मेजर पे आता है। का सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ CO2 एमिशन इन इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है
इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स इंडिया में CO2 एमिशंस के लार्जेस्ट सोर्सेस हैं। इसका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि पावर जनरेशन पार्टिकुलरली कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के CO2 एमिशंस का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। में कुछ पेयर्स दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले कशावा, वुडी श्रब है, ये करेक्ट है। कसावा एक वुडी श्रब है, लाइक मतलब प्लांट है। फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इसका करेक्ट मैच कर रहा है। सेकंड क्या है, जिंजर, जिंजर हर्ब है, हर्ब विद शैडो स्टेम, ये करेक्ट है, इसका ये करेक्टली मैच कर रहा है। जिंजर एक हर्ब सीएस प्लांट है, इसकी विजिबल स्टेम्स एक्चुअल लीफ बेसिस से बना है। मालाबार स्पिनच, मालाबार जो स्पिनच है वो हर्बेशियस क्लेम्बर है। थर्ड जो है इसका ये भी करेक्टली मैच कर रहा है। मालाबार स्पिनच एक हर्बेशियस क्लेम्बिंग वाइन है, करेक्ट है ये। थर्ड जो है मिंट, मिंट एक एनुअल श्रब है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मिंट को एनुअल श्रब कहना इनकरेक्ट है। मिंट जनरली हर्बेशियस पेrennial प्लांट है। जो थर्ड का है वो इनकरेक्ट, सॉरी फोर्थ जो इनकरेक्ट हो जाएगा। पपाया वुडी श्रब है, ये इनकरेक्ट है। पपाया को वुडी श्रब नहीं माना जाता है, इसलिए क्योंकि इसका स्टेम रिलेटिवली सॉफ्ट या फिर herbaceous होता है और प्लांट ट्रीज लाइक फ्री डेवलपमेंट करता है। इसका फिफ्थ है, ये भी करेक्टली मैच नहीं है। ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्टली मैच है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तीन पेयर्स करेक्ट है इसका, तो ओनली 20 का करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विद रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस्ड बाय ओशियन। फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है कि रेन फॉरेस्ट ओशियन से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये गलत है। ग्लोबल ऑक्सीजन प्रोडक्शन में मैरीन फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूट बहुत सिग्निफिकेंट है। ओशियंस को रेन फॉरेस्ट से कम समझना करेक्ट नहीं है। जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, मैरीन phytoplankton and photosynthesis synthetic bacteria produce about 50% of Earth's oxygen। सेकंड स्टेटमेंट बताया गया कि मैरीन प्लांटोप्लैंक्टन और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वर्ड्स ऑक्सीजन का अबाउट 50% प्रोड्यूस करते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मैरीन फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म ग्लोबल ऑक्सीजन प्रोडक्शन का रफली हाफ कंट्रीब्यूट करते हैं, इसका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, well oxygenated surface water contains several folds higher oxygen than that in atmospheric air। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस में एटमॉस्फेरिक एयर की कंपैरिजन में ऑक्सीजन सेवरल फोल्ड हायर होता है, इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। जो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, ओनली सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, 41 कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। इसमें टाइप्स ऑफ व्हीकल्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले फर्स्ट फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेकंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होती हैं, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स को चलाती हैं। कन्वेंशियल पेट्रोल इंजन नहीं होता है, तो फर्स्ट है वो करेक्ट है।
सेकंड जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स भी होती हैं, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी मोटर को पावर देती है। सेकंड भी इसका करेक्ट है। थर्ड भी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स भी होती हैं। ये अल्टरनेटिव पावर ट्रेन्स कैटेगरीज में आते हैं। इसमें पूछा गया था अल्टरनेटिव पावर ट्रेन कैटेगरीज व्हीकल्स कौन कौन सी हैं। इसके तीनों जो हैं वो तीनों करेक्ट हैं, तो इसका ऑल द थ्री ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 with reference to unmanned aerial vehicles UAV, consider the following statement। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। UAV मतलब ड्रोन। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ UAVs के बारे में थ्री स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, चेक करो कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ UAVs कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। हर UAV मतलब ड्रोन वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। इसमें बताया गया है क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। हर UAV वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। कुछ UAV एयरक्राफ्ट की तरह रनवे या फॉरवर्ड मोशंस के थ्रू लैंड करते हैं, जबकि कुछ VTOL वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कैपेबल होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो इसका है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में बताया गया ऑल टाइप्स ऑफ UAVs कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। सेकंड स्टेटमेंट भी इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि हर UAV होवरिंग नहीं कर सकते हैं। होवरिंग के लिए एयरक्राफ्ट को हवा में रिलेटिवली स्टेशनरी पोजीशन में मेंटेन करनी होती है। ये कैपेबिलिटीज एयरक्राफ्ट डिजाइन पर डिपेंड करती है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसका? ऑल टाइप्स ऑफ UAV कैन यूज बैटरीज ओनली एज सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है। ये थर्ड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि UAVs में पावर सोर्स डिजाइन का अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। सिर्फ बैटरी कंपलसरी नहीं है, बैटरी कंपलसरी नहीं होगी इसमें। इसमें पूछा गया हाउ मच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसमें एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी से रिलेटेड है। कौन कौन से एलिमेंट्स उनके अंदर कंसीडर होते हैं। फर्स्ट इसमें चार एलिमेंट्स दिए गए हैं, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम एंड निकल। क्वेश्चन में पूछा इनमें से कितने नॉर्मली ईवीज बैटरी की कैथोड के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द above आर यूजुअली मेक अप द बैटरी कैथोड। जो फर्स्ट है कोबाल्ट, कोबाल्ट करेक्ट है इसका। कोबाल्ट रहता है। सर्टेन लिथियम आयन बैटरीज कैथोड्स में कोबाल्ट यूज हो सकता है। फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में क्या वो ग्रेफाइट बताया गया। ग्रेफाइट नॉर्मली एनोड मटेरियल है, कैथोड का यूजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है इसका, तो सेकंड है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है? लिथियम, लिथियम कैथोड में यूज हो सकता है। लिथियम कैथोड केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो ये है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। निकल, निकल भी करेक्ट है। निकल कंटेन करता है कैथोड केमिस्ट्री इज वाइडली यूज में, मतलब कैथोड में यूज हो सकता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली थ्री करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट सिगरेट बर्ड, सेकंड आई ग्लासेस लेंस, थर्ड कार टायर्स। हाउ मेनी ऑफ द कंटेन्स प्लास्टिक। इसमें पूछा गया कौन कौन से प्लास्टिक कंटेन करते हैं। सिगरेट बर्ड्स जो होती हैं वो कंटेन करती हैं। सिगरेट फिल्टर्स कॉमनली सेलुलोज एसेटेट एक प्लास्टिक टाइप पॉलीमर से बना होते हैं, तो जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, क्योंकि ये एक प्लास्टिक टाइप पॉलीमर से बनते हैं, इसकी वजह से इसके अंदर प्लास्टिक कंटेन होती है। सेकंड क्या है? आई ग्लास लेंसेज, ये भी करेक्ट है,
क्योंकि इसमें भी प्लास्टिक कंटेन होती है। आज बहुत से आई ग्लासेस जो हैं प्लास्टिक या फिर पॉलीमर्स मटेरियल से बनाए जाते हैं, जैसे पॉली कार्बोनेट से। सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है? कार टायर्स। टायर्स में रबर के साथ सिंथेटिक पॉलीमर्स मटेरियल्स भी यूज हो सकते हैं, इसलिए प्लास्टिक या फिर पॉलीमर्स कंपोनेंट प्रेजेंट होता है इसमें। जो थर्ड है ये भी करेक्ट है, इसके ऑल थ्री, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, कंसीडर द फॉलोइंग यूज ऑफ द सब्सटेंसेस। First ethanol, second nitroglycerin, third urea. Coal gasification technology can be used in the productions of how many of them? कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में कौन कौन से हम यूज करते हैं इसमें पूछा गया है। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में से इनमें से कितने सब्सटेंस प्रोडक्शन में यूज हेल्प मिलती है? सबसे पहले कोल गैसिफिकेशन में कोल को कन्वर्ट करके सिग्नियस गैस बनाया जाता है। सिग्नियस मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। ये सैंगैस फर्दर केमिकल इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। इसका फर्स्ट जो है एथेनॉल, ये करेक्ट है। एथेनॉल जो है कोल ड्राइव्ड सिग्नास को फर्दर प्रोसेसेस के थ्रू एथेनॉल प्रोडक्शन के रूप में यूज किया जा सकता है। फर्स्ट जो है तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन, ये इनकरेक्ट है। कोल गैसिफिकेशन को नाइट्रोग्लिसरीन प्रोडक्शन का रूट नहीं माना गया है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड यूरिया, कोल गैसिफिकेशन से मिलने वाले हाइड्रोजन से अमोनिया प्रोडक्शन पॉसिबल है, और अमोनिया यूरिया प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। तो थर्ड है, इसका थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। ओनली टू, इसमें सिर्फ दो करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, what is the common characteristics of the chemical substances generally known as Cl20, HMX, LLM 105, which are sometimes talked about in media? Cl20, HMX and LLM 0.5। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि Cl20, HMX, LLM 105 नाम केमिकल सब्सटेंसेस को कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए। फर्स्ट जो है, फर्स्ट में क्या बताया गया है? ऑप्शन फर्स्ट में these alternatives are hydrofluorocarbons रेफ्रिजरेंट्स, इनकरेक्ट है, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स नहीं है। सेकंड, these are explosives in military weapons, ये मिलिट्री वेपन्स हैं, ये करेक्ट है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। एग्जाम के लिए इतना याद कर लो कि Cl20 प्लस HMX प्लस LLM 105 हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव्स होते हैं जो मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका? इट इज एक्सपेक्टेड दैट Mazoranna's फर्स्ट चिप विल बी एनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। फर्स्ट में बताया गया है कि Majorana 1 को क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट के रूप में प्रेजेंट किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका, वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बताया गया है? Majorana first chip has been introduced by Amazon Web Services। इसको Amazon Web Services के थ्रू एसोसिएट किया गया था, तो इनकरेक्ट है, क्योंकि Majorana फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट से एसोसिएटेड है, तो जो सेकंड हो जाएगा इनकरेक्ट। थर्ड, डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। थर्ड में बताया गया है कि ये बेसिक एआई कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग प्लस डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है जो टाइपिकली मल्टी लेयर नेचुरल नेटवर्क यूज करता है। जो इसका थर्ड है ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
Question number 48. With reference to monoclonal antibodies often mentioned in news, consider the following statements. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं पहले ये समझ लेते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लेबोरेटरीज में डिजाइन या फिर प्रोड्यूस एंटीबॉडीज होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इनका यूज डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों में होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है, ये मैनमेड प्रोटीन्स हैं, ये करेक्ट है। मोनोक्लोनल बॉडीज जो एंटीबॉडीज हैं लेबोरेटरीज टेक्निक्स से प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये मैनमेड प्रोटीन्स हैं। फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है, दिस स्टिमुलेट immunological functions due to their abilities to bind to specific antigens। सेकंड स्टेटमेंट बताया गया है, they bind to specific antigens and can stimulate immune functions। एंटीबॉडीज का इम्पोर्टेंट फीचर ये है वो स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज और बाइंड करें, बाइंड कर रहे हैं या कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसका, दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट निपा वायरस। वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज हो सकते हैं। कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज किए गए हैं। इसका जो थर्ड है ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट हैं, इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर। क्या कोई वायरस ओशियन वाटर में नहीं सर्वाइव कर सकता है? ओशियन वाटर में बहुत सारे वायरस प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, नो वायरस कैन इफेक्ट बैक्टीरिया। कोई वायरस बैक्टीरिया को इफेक्ट नहीं कर सकता है। बैक्टीरिया को इफेक्ट करने वाले वायरसेस को बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं, मतलब ये गलत है क्योंकि इफेक्ट करते हैं। थर्ड क्या स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट बताया गया, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटीज इन होस्ट सेल। इसमें बताया गया है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि वायरस होस्ट सेल के सेलुलर प्रोसेस को अल्टर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जीन एक्सप्रेशंस रिलेटेड प्रोसेस। थर्ड जो है ये भी इनकरेक्ट है। तो तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, तो इसका तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो इसका देखेंगे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, एक्टिवेटेड कार्बन इज गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम इन्फ्लुएंट स्टेम्स एंड टू रेमिटेड contaminants from various industries। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, एक्टिवेट कार्बन पॉल्यूएंट्स को रिमूव करने और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट में यूजफुल है, तो स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स in large surface areas and a strong potential for absorbing heavy metals। सेकंड स्टेटमेंट बताया गया है कि एक्टिवेटेड कार्बन का लार्ज सरफेस एरिया होता है और ये हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये स्टेटमेंट जो है इसका ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया कि एक्टिवेटेड कार्बन को हाई कार्बन कंटेंट वाले वेस्ट से प्रिपेयर किया जा सकता है। इसका थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाए, इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और इसका जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर correct, both of them explain statement first।